नमस्कार मित्रों, मैं रमनदीप खंडा आपका MKH वीडियो सीरीज़ के अंदर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम करेंगे कक्षा 10 का अध्याय नंबर 2 अम्ल, क्षार और लवण के बारे में। अम्ल, क्षार और लवण के बारे में हम पढ़ेंगे। आपने छोटी कक्षाओं में भी अम्ल, क्षार और लवण के बारे में पढ़ा है। सर्वप्रथम बताइए अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं और लवण क्या होते हैं। अम्ल तो क्या होते हैं? वे पदार्थ जो स्वाद में क्या लगते हैं, हमें खट्टे लगते हैं। स्वाद में क्या लगते हैं? खट्टे लगते हैं। और नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं? नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। ठीक है। और इसके बाद क्षार हैं। क्षार क्या होते हैं? क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। स्वाद में क्या होते हैं? कड़वे होते हैं। और ये लाल लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं? नीला कर देते हैं। क्या कर देते हैं? नीला कर देते हैं। अब एक बात बताइए, क्या हम प्रत्येक पदार्थ को टच कर करके देखेंगे या फिर स्वाद उसका चख के देखेंगे? नहीं चख सकते। क्यों? क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे, क्योंकि अम्ल तो बहुत खतरनाक है, एसिड होते हैं। अगर आपने सल्फ्यूरिक एसिड या फिर जो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, नमक का तेजाब होता है, इन्हें आपने छू लिया तो ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक हैं। तो हमारी जो बॉडी पार्ट्स है वो क्या हो जाएंगे? जल जाएंगे इनके संपर्क में आते ही। तो हम कुछ पदार्थों का यूज़ करते हैं जो कि अम्ल, क्षार की क्या देते हैं? हमें सूचना देते हैं। क्या करते हैं? सूचना देते हैं। वे पदार्थ जो क्या करते हैं? अम्ल और क्षार की प्रकृति के बारे में बताते हैं कि अम्ल है या क्षार है। अम्ल, क्षार की प्रकृति के बारे में क्या देते हैं? जानकारी देते हैं। उन पदार्थों को हम क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं। क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं। जानकारी देते हैं। ठीक है। कौन कौन से होते हैं? मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज, और आपने ये लिटमस पत्र का नाम सुना होगा। ठीक है। इसके साथ साथ एक और होता है फिनोल्फ्थलीन, इसका यूज़ भी करते हैं। गुड़हल की पत्तियाँ, ये भी एक तरह से सूचक का काम करती हैं। और हमारे घर पे पाए जाने वाली हल्दी, कुरकुमा लौंगा, इसका वैज्ञानिक नाम होता है क्या? कुरकुमा लौंगा। अब ये लिटमस पत्र कहाँ से प्राप्त होता है? ये लिटमस जो पत्र है, पादप जगत की एक क्लास है थैलोफाइटा। आपने 9th कक्षा के अंदर पढ़ा होगा, आपके लेसन था जैव विकास, उसके अंदर प्लांटी जो फाइलम था उसका एक वर्ग था थैलोफाइटा। थैलोफाइटा के अंदर लाइकेन होते हैं। क्या होते हैं? लाइकेन। लाइकेन से ही एक बने लिचेन। लिचेन नामक पादप से क्या होता है? ये हमें प्राप्त होता है। क्या? लिटमस पत्र हमें प्राप्त होता है। ठीक है। और हमें इन्हें 2 भागों के अंदर रंगते हैं। कितने भागों के अंदर? 2 भागों के अंदर रंग लेते हैं। एक तो होता है हमारे पास लाल, पिंक से कलर का होता है एक तो, और एक कौन से रंग का है? ब्लू कलर का, नीले रंग का होता है। ठीक है। कितने हमारे पास? 2 हैं। ठीक। अब हमें किसी भी पदार्थ की प्रकृति को क्या करना है? टेस्ट करना है कि वो अम्ल है या क्षार है। तो क्या करेंगे? हमारे पास ये लिटमस पेपर है, उस अम्ल के या फिर कोई भी उस पदार्थ है उसके साथ क्या कर देंगे? टच करवाएंगे। अगर लाल नीला हो गया, अगर लाल लिटमस पत्र क्या होने लग गया? नीला होने लग गया, तो समझ लेंगे भाई लाल नीला कब होता है? जब क्या होगा? वो क्षार होगा। जब क्या होगा? वो क्षार होगा। और नीला लाल कब होगा? जब वो क्या होगा? अम्ल होगा। क्या होगा? वो अम्ल होगा। ये हमें बता देते हैं। ठीक है मित्रों, आपको पता लगा अम्ल, क्षार के बारे में। अब हम कुछ इसके मैं उदाहरण लिख रहा हूँ अम्लों के। चींटी के डंक में या फिर किसी भी कीट के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल चींटी के डंक में। ठीक है।
एक है सिरका, सिरका इसका सामान्य नाम है, और एसिटिक एसिड कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? एसिटिक एसिड या एसिटिक अम्ल कहते हैं। इसका सूत्र होता है CH3COOH। जो मैं आपको ये फॉर्मूला बता रहा हूँ, ये फॉर्मूला आपने हमेशा याद रखना है, ठीक है। और एक होता है नमक का तेजाब, नमक का तेजाब, हाइड्रोक्लोराइड, जो कि हमारे अमाशय में पाया जाता है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, वो सांद्र नहीं होता। HCl, गंधक का तेजाब या गंधक का अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या अम्ल, क्या फॉर्मूला होता है? H2SO4, ठीक है। और इसके अलावा दूध के अंदर लैक्टिक एसिड पाया जाता है। अब आपको सर दूध के अंदर भी एसिड होता है तो वो दूध फटता क्यों नहीं? अरे जो उसके अंदर जो एसिड है वो क्या होता है? बहुत ज़्यादा कम होता है, ठीक है। इसी तरह मिर्च के अंदर भी होता है, टमाटर के अंदर भी होता है, संतरे के अंदर भी होता है, नींबू के अंदर भी होता है। जितनी भी खट्टी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी उनके अंदर सभी के अंदर क्या होगा? अम्ल पाया जाएगा। जो और ये आंवला होता है, आंवले के अंदर भी क्या होता है? क्या होता है? एसिड होता है, ठीक है, जो खट्टापन है। एक इसके अलावा कार्बनिक अम्ल भी होता है, कार्बनिक अम्ल H2CO3, क्या होता है? H2CO3। ये क्या है? ये आपने ये 3-4 तो ध्यान में रखने इसके फॉर्मूला हमेशा। अब कुछ क्षार के उदाहरण हैं, क्षार के उदाहरण क्या क्या उदाहरण है? देखिए बिल्कुल आसान है। आपने धातुओं के नाम सुना है? पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सुना है? अब इनके साथ साथ OH लगाते जाइए। क्या बन गया? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन गया? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके। मैग्नीशियम है, देखो इन दोनों की संयोजकता तो 1 है, इसकी संयोजकता कितनी है? 2। इसकी भी संयोजकता कितनी है? 2। OH की संयोजकता कितनी होती है? 1 होती है। तो इसके साथ कितने आएंगे? 2 आएंगे। क्या नाम होगा इसका? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम का CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये याद रखना आपने, ये 4-5 तो याद रखो ही रखो हमेशा। ठीक है, इतना समझ आया। अब उसके बाद बहुत सारे वैज्ञानिक आए, प्रत्येक वैज्ञानिक ने अपने अपने कहा कि जी ये अम्ल होता है, ये अम्ल होता है, ये अम्ल होता है। एक वैज्ञानिक था, उसका नाम था आरेनियस। क्या है? आरेनियस। आरेनियस ने अपनी एक अवधारणा दी और वो जल के साथ थी। किसके साथ थी? जल के साथ थी। आरेनियस ने कहा, आरेनियस की अम्ल क्षार अवधारणा, आरेनियस की अम्ल क्षार अवधारणा। क्या होती है? देखो आरेनियस ने कहा अम्ल क्या होते हैं। इसने कहा कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं अगर उन्हें पानी में घोल दिया, अगर उन्हें पानी में क्या किया? मिला दिया, तो वो हाइड्रोजन आयन देंगे। कौन से आयन देंगे? हाइड्रोजन आयन देंगे।
अपने आयनों में टूटकर विभक्त होकर कौन से आयन देंगे, हाइड्रोजन आयन जो देंगे वे क्या होंगे, अम्ल होंगे। वे क्या होंगे, अम्ल होंगे। ठीक है, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब अपने जल के अंदर घोलेंगे तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस क्या होगी, मुक्त होगी। ठीक है, कौन से आयन दे रहा है, हाइड्रोजन आयन दे रहा है। उसके बाद है सल्फ्यूरिक एसिड। क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। जैसे ही पानी में घोलेंगे अपने आयनों में विभक्त होकर कौन से आयन देगा, 2H2 प्लस SO4-2। ठीक है, ये आयन देगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन दे रहा है, ये भी हाइड्रोजन दे रहा है। और एसिटिक एसिड CH3COOH, यहाँ पर भी क्या होगा, कौन से आयन देगा, हाइड्रोजन आयन देगा। ठीक है, ठीक है, पता लगा। अब क्षार के बारे में ये क्या कह रहा है, ये कहता है कि क्षार वे पदार्थ हैं अगर उन्हें पानी में घोल दिया ना तो वो कौन से आयन देंगे, पानी में घोलने पर क्षार वियोजित होकर OH- आयन देंगे। कौन से आयन देंगे, OH- आयन देंगे। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, अरे ये टूटेगा तो क्या बनेगा, सोडियम प्लस OH-, सोडियम प्लस OH-। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या बनेगा, K प्लस OH-। सभी के अंदर OH- है ना। ठीक है, यहीं से उसने क्या किया, अवधारणा को पेश किया। ठीक है, अगर हम अम्ल और क्षार को क्या कर दें, मिक्स कर दें, तो अम्ल तो कौन से आयन दे रहा है, हाइड्रोजन आयन दे रहा है। क्षार कौन से आयन दे रहा है, हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है। तो H प्लस OH- आयन मिलकर क्या बनाएंगे, अरे जल, पानी बन गया। क्या बन गया, पानी, जल का फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये अवधारणा वहाँ उसने क्या की, प्रस्तुत की। अब इसके उपरांत हम क्या करते हैं, कुछ गुण धर्म करते हैं अम्लों के। अम्लों की धातु के साथ अभिक्रिया। अब हम करेंगे अम्लों की धातु के साथ अभिक्रिया। अम्ल क्या होते हैं, कौन कौन से हैं हमारे पास, HCl है, H2SO4 है। ठीक है, सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या होता है, अगर हम किसी धातु के ऊपर अगर हमने क्या किया, अम्ल को गिरा दिया, तो जब हम अम्ल और धातु की क्या कराएंगे, अभिक्रिया को करवाते हैं। ठीक है, जैसे ही करवाएंगे एक तो बनेगा लवण और प्लस कुछ बुलबुले से उठेंगे उसके अंदर, वो होगी हाइड्रोजन गैस। कौन सी होगी, हाइड्रोजन गैस होगी। अम्ल को लोहे पर डाल के देख लेना, एसिड को। अब ऐसे नहीं आप नींबू को निचोड़ने लगो लोहे पर, क्योंकि वो क्या होता है, कमज़ोर एसिड होता है। क्या होता है, वो कमज़ोर एसिड होता है। हमें इसके लिए एसिड चाहिए, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ये आपके बनाने के लिए हैं, सिर्फ इन्हें घर पे कभी यूज़ ट्राई मत करना। ठीक है, H2SO4 है, इसकी मैंने रिएक्शन किसके साथ करवा दूँ, जिंक के साथ करवा दी। किसके साथ, जिंक के साथ। जिंक इसको विस्थापन अभिक्रिया दर्शाएगा और इसको क्या कर देगा, बाहर कर देगा। जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है। और इसके साथ साथ अगर मेरे पास यहाँ पे
2HCl प्लस सोडियम है। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवा रहा हूँ? सोडियम के साथ करवा रहा हूँ। सोडियम इसको क्या करेगा? बाहर निकाल देगा। क्या बनेगा? 2NaCl। ये भी लवण है, ये भी लवण है। सोडियम क्लोराइड जो कि साधारण नमक हम घरों में यूज करते हैं, प्लस हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है? मुक्त हो रही है। एक बात ध्यान रखना, हमेशा हाइड्रोजन को कभी भी सिंगल फॉर्म में मत लिखना, ऐसे कभी नहीं लिखी जाती। कोई भी गैस सिंगल फॉर्म में ON कभी ऐसे नहीं लिखी जाती। O2 N2 Br2 Cl2 ऐसे लिखी जाती है। क्यों? क्योंकि क्लोरीन अब इसका स्टॉक पूरा नहीं है, ये अब ये संयोजक बंध बनाएंगे अपने के साथ, जैसे कि 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करेंगे ये, ठीक है। कभी इसको सिंगल फॉर्म में नहीं लिखते। और बताओ इसके साथ रिएक्शन और कौन कौन सी होगी? एक होता है ये नाइट्रिक अम्ल, ये अपना रह गया था, इसको बना लेना भाई। ये क्या है? नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल HNO3। इसकी अभिक्रिया करवा दो। किसके साथ करवाएं? लेड के साथ करवा देते हैं, Pb। जैसे लेड के साथ कराएंगे, लेड धातु है, क्या बनेगा? लेड नाइट्रेट बनेगा, प्लस हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी? मुक्त हो जाएगी। ठीक है मित्रों, पता लगा। अब क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया, क्षार की धातु के साथ क्या कराएंगे? अभिक्रिया कराएंगे। पहले तो अम्ल को हमने धातुओं पर लगाया तो कौन सी अभिक्रिया है वो हमने देखी। अब हम किसके साथ करेंगे? क्षार की। क्षार को किसके साथ? धातुओं के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। तो क्या होता है देखते हैं। बिल्कुल वही सेम है कंडीशन। जब क्षार की धातु के साथ क्या करवाते हैं? अभिक्रिया करवाते हैं, तो क्या बनता है? लवण बनता है। क्या बनता है? लवण बनता है। और हाइड्रोजन गैस क्या होती है? मुक्त होती है। इसका एक उदाहरण है हमारे पास, जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर की अभिक्रिया किसके साथ करवाते हैं? जिंक के साथ करवाते हैं। किसके साथ करवाते हैं? जिंक के साथ। तो ये बनता है Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस क्या होती है? यहाँ से मुक्त होती है। ठीक है, ये है सोडियम जिंकेट। क्या है ये? सोडियम जिंकेट। क्या है? सोडियम जिंकेट। ठीक है, क्षार धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है? लवण प्लस हाइड्रोजन गैस क्या करती है? मुक्त करती है। ठीक है, अब उसके बाद है नेक्स्ट अपना गुणधर्म अम्लों का क्या है? यदि अम्लों की अभिक्रिया हम धातु कार्बोनेट के साथ करवाएं, किसके साथ? धातु कार्बोनेट। अब बात है कि सर ये धातु कार्बोनेट होते क्या हैं? धातु कार्बोनेट, देखिए आपने किसी के साथ ये जुड़ा हुआ देखा होगा, CO3। ये जो है ना CO3, ये होता है कार्बोनेट। क्या होता है? कार्बोनेट। तो अगर कार्बोनेट किसके साथ लगा? धातु के साथ लगा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? धातु कार्बोनेट। क्या कहेंगे? धातु कार्बोनेट कहेंगे। और धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया किसके साथ करवा रहे हैं? हम अम्ल के साथ करवा रहे हैं। किसके साथ करवा रहे हैं? अम्ल के साथ। जब हम इसकी अभिक्रिया करवाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक तो बनेगा लवण प्लस जल और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होगी? मुक्त होगी। लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है यहाँ पे क्या होगी? मुक्त होगी। तो धातु कार्बोनेट के हमारे पास फॉर्मूला है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। क्या है? सोडियम कार्बोनेट। इसे सोडा ऐश कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडा ऐश। एक है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, इसकी अभिक्रिया हम किसके साथ करवा रहे हैं? अम्ल के साथ, एसिड के साथ करवा रहे हैं। HCl के साथ अगर हम इसकी क्या करवाएं? अभिक्रिया करवाएं, तो हमारे पास सबसे पहले यहाँ से एक तो जल के अणुओं को हम क्या कर दें? बाहर निकाल दें। देखो यहाँ पर क्या है? सोडियम है,
यहाँ पर क्या है, क्लोरीन है। ठीक है, सबसे पहले ये बाहर निकालते हैं, लवण बनाते हैं NaCl, 2NaCl, 2 Na निकल गए और क्लोरीन के बाहर निकल गए। अब यहाँ क्या बचा, प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस देती है। जब हम सोडा ऐश और सोडियम बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया अम्लों के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है, यहाँ पर भी हमारे पास ऐसे बनेगा NaCl प्लस, बट यहाँ पर जो जल है वो कितने बनेंगे, 2 बनेंगे, 2H2O प्लस CO2। ठीक है, यह है हमारी कौन सी अभिक्रिया, धातु कार्बोनेट की किसके साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं, हम अम्ल के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद है एक क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन क्या है कि यदि हम चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित करें तो क्या प्रभाव पड़ता है। क्या अगर हम चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित करें तो क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, चूने का पानी क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। इसके अंदर क्या प्रवाहित कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या कर रहे हैं, प्रवाहित कर रहे हैं। तो क्या बनेगा हमारे पास, CaCO3 क्या बना है, कैल्शियम कार्बोनेट बना है, और इसके साथ साथ क्या बनेगा, जल का अणु बनेगा। ठीक है, वो दूधिया बन जाता है, श्वेत अवशेप प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, श्वेत अवशेप प्राप्त होगा। अवशेप का मतलब होता है नीचे जो क्या हो जाता है, जम जाता है। आप इस कैल्शियम कार्बोनेट की अभिक्रिया भी किसके साथ करवा सकते हैं, अम्लों के साथ करवा सकते हैं। अगर हम इसकी अभिक्रिया अम्लों के साथ करवाएं तो क्या बनेगा हमारे पास, वैसे ही लवण, जल और कार्बन डाई जो ऑक्साइड गैस है वो यहाँ से क्या होगी, मुक्त होगी। अब हम करते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या है उदासीनीकरण अभिक्रिया, इन्हें उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है और ये कैसे वर्क करती है। देखिए, उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। देखिए, जो अम्ल और जो क्षार होते हैं, अम्ल और क्या होते हैं, क्षार होते हैं, ये क्या कर लेते हैं, आपस में अभिक्रियाएं कर लेते हैं। अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं और क्या मुक्त करते हैं, वाटर यानी कि जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। अब यहाँ पर जल का जो अणु बना वही आर्रेनियस की अवधारणा के अनुसार बनेगा। अम्ल यहाँ पर हाइड्रोजन गैस देगा और क्षार यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन देगा और जल बनेगा, और बाकी बचा उसे हम जब जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, लवण बनेगा। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण हम सभी ने किया है छोटी कक्षाओं में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये अम्ल है, ये क्या है, क्षार है। जब हम इसे मिलाते हैं तो क्या बनता है, NaCl प्लस H2O, सोडियम क्लोराइड। ये क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। और इसके उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं, आप 2HCl की अभिक्रिया किसके साथ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी करवा सकते हैं। यहाँ पर क्या बनेगा, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस जल बनेगा। क्या बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस जल के अणु बनेंगे। और यहाँ पर क्या है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड की अभिक्रिया अगर आप किसके साथ कराओ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवा दो, क्या बनेगा,
MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट प्लस जल के अणु क्या होंगे, शेष बचेंगे। मैग्नीशियम यहाँ पर ये क्या करेगा, H आयन त्याग करेगा, ये यहाँ से OH आयन का क्या करेगा, त्याग करेगा, दोनों निकल जाएंगे और यहाँ पर क्या बनेगा, 2H2O बनेगा, यहाँ पर भी 2H2O बनेगा। ठीक है, जल के अणु निकलेंगे। ठीक है मित्रों, अब हम करते हैं अम्ल की धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। धात्विक ऑक्साइड क्या होते हैं या फिर धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं। देखिए, कोई भी धातु है वो किसके साथ अभिक्रिया कर लेती है, जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेती है या वायु के साथ अभिक्रिया कर लेती है, तब वो धातु ऑक्साइड या धात्विक ऑक्साइड का क्या करती है, निर्माण करती है। धातुएं वायु के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है, धातु ऑक्साइड बनाती है। यहाँ पर क्या है, अम्ल की। अब इसी धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया हम किसके साथ करवा रहे हैं, अम्ल के साथ करवा रहे हैं। इसके अंदर जब हम कॉपर ऑक्साइड के अंदर क्या मिलाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाते हैं, तो क्या होगा, तो यहाँ पर हमारे पास एक तो CuCl2 यानी कि कॉपर क्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा, कॉपर क्लोराइड बनेगा और साथ में जल मुक्त होगा। क्या होगा, जल के अणु बनेंगे। क्या बनेंगे, जल के अणु बनेंगे। ठीक है, जब अम्लों की धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है हमारे पास, एक तो लवण बनेगा और इसके साथ जल के अणु बनेंगे। इसका एक उदाहरण और हो सकता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की अभिक्रिया यदि हम किसके साथ करवा दें, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करवा दें, तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम सल्फेट प्लस जल बनेगा। मैग्नीशियम सल्फेट प्लस क्या बनेगा, जल बनेगा। ठीक है मित्रों, आपको पता लगा अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया। अब हम आगे करते हैं, क्या कोई क्षारक अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, यस या नो। हाँ, कुछ क्षार जो होते हैं वो धात्विक ऑक्साइड के साथ क्या कर लेते हैं, अभिक्रिया कर लेते हैं। किसके साथ अभिक्रिया कर लेते हैं, जैसे हमने अभी एक उदाहरण किया था, कौन सा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया हम किससे करवा रहे थे, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ करवा रहे थे। ठीक है, किसके साथ करवा रहे थे, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या करवा रहे थे यहाँ पर। तो क्या हो रहा था, यहाँ पे चेंज हो रहा था। ठीक है, क्या हो रहा था, यहाँ पे चेंज हो रहे थे। वही क्या है, क्षारक की धात्विक ऑक्साइड के साथ है अभिक्रिया को वो क्या कर रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है मित्रों, अब हम करते हैं अम्ल और क्षारकों की प्रकृति के बारे में। अम्ल और क्षारकों की प्रकृति के बारे में। अम्ल व क्षार की प्रकृति, क्या इन दोनों की प्रकृति समान होती है, हाँ या ना। देखिए, इन दोनों की प्रकृति कुछ समान नहीं होती। जहाँ पर हम बात करें अम्लों की, किसकी बात करें, अम्लों की। यदि हम अम्लों और क्षारों के, अम्ल और क्षारों के जलीय विलयन के अंदर विद्युत का क्या करें, प्रवाह करें, तो इनमें विद्युत का प्रवाह नहीं होगा। तो अम्लों के अंदर तो विद्युत का प्रवाह होगा, विद्युत का प्रवाह अम्लों के अंदर होगा, जबकि क्षारों के अंदर विद्युत का प्रवाह नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसका कारण देख लीजिए। अम्लों के अंदर, किसके अंदर, अम्लों के अंदर, अम्लों में क्या पाए जाते हैं, मुक्त आयन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, मुक्त आयन पाए जाते हैं। कैसे, जैसे अभी मैंने किया HCl को जैसे ही जल में घोलेंगे ये अपने आयनों में टूट जाते हैं, H++ Cl-। ये आयन के अंदर टूटते ही
किसको लेकर जाएंगे? विद्युत को लेकर जाएंगे या किसी आवेश को लेकर जाएंगे? विद्युत धारा किसे कहते हैं? आवेश प्रवाह की दर, यानी कि हमने आवेश को लेकर जाना है। आवेश या तो इलेक्ट्रॉन पर बैठकर चला जाएगा या किसी आयन पर बैठकर चला जाएगा, लेकिन उसको जाना है। लेकिन उसके लिए आयन क्या होने चाहिए? मुक्त होने चाहिए। अगर मेरे पास नमक का एक टुकड़ा है या फिर हमारे पास क्रिस्टलीय नमक है, अब मैं उसके अंदर 2 तारे लगा दूं और कहूं इसमें से करंट आएगा, तो उसमें से करंट नहीं आएगा। जब मैं उसको पानी में घोल दूंगा, तब पानी में घोलने के बाद क्या उसके अंदर से करंट आएगा? विद्युत का प्रवाह होगा। यस, उसमें से विद्युत का प्रवाह होगा। क्यों होगा? क्योंकि जैसे ही उसको जल में, अम्लों को जल में घोला जाता है या लवणों को जल में घोला जाता है, तो उनके आयन क्या हो जाते हैं? मुक्त हो जाते हैं। और यही आयन विद्युत धारा का क्या करते हैं? प्रवाह करते हैं। ठीक है मित्रों, आज के लिए हम इतना ही करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।